बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। वादी गुलवान में इंडियन फौज ने कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक रात गुलवान की वादी में भारतीय फौज पर कैसी क़यामत टूटी। आपने बहुत सी इंडियन फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये दास्तान किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा भयानक और दहशतनाक है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों चीन ने भारत के इलाके पर कब्जा करके उन्हें चीन में शामिल कर लिया था। इंडियन फौजियों को खेल कर उनकी अपनी ही सरजमीन से बहुत पीछे कर दिया था, जबकि मुकाबले में भारतीय फौजी बैनर्स उठाकर चीनी फौजियों को वापस जाने की अपील करते थे। जैसे चीनी फौज नजरअंदाज कर देती थी, सफारती सतह पर भी कोशिश की गई, लेकिन चीन टस से मस न हुआ। आखिर 6 जून को एक आला फौजी सतह की मीटिंग रखी गई, जिस पर इंडिया को बहुत उम्मीद थी कि भारतीय फौजी अफसरान इस मीटिंग के दौरान मिन्नत या दूंस धमकी से चीन से कुछ इलाके छुड़ा लेगी, ताकि मोदी की जो मट्टी पलीद हो रही थी इसमें कुछ कमी हो, क्योंकि भारतीय आवाम से मजीद झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। 6 जून को होने वाली कोर कमांडर मीटिंग चीन ने जानबूझकर इस जगह पर रखी जो जमीन भारत से चीनी थी। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल इस मीटिंग में गया था, जबकि चीन ने इस जूनियर जनरल को यानी अपने मेजर जनरल को मीटिंग में भेजा था। 7-8 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में चीनी फौज ने 1 इंच भी जगह न छोड़ने का इरादा जाहिर कर दिया। भारतीय जर्नल हजारों नक्शे लेकर गया था और चीनी अफसर को समझाने की कोशिश करता रहा कि जनाब ये हमारा इलाका है, उसे हमें वापस कर दीजिए, लेकिन चीनी अफसर ने एक भी ना सुनी और यूं मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अलबत्ता एक बात पर दोनों तरफ से इत्तेफाक हो गया कि दोनों फौजें इस नए बॉर्डर से 1-1 किलोमीटर पीछे चले जाएगी और जो इलाके चीन ने भारत से छीन लिए हैं वो वापस नहीं की जाएगी। चीनी अफसर ने इत्तेफाक कर लिया, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जबकि मोदी हुकूमत चीनी फौज के इस 1 किलोमीटर पीछे हटने की कामयाबी को भी केश करवाना चाहता था। ताहम जब 2 रोज बाद जब चीनी फौज ने सामान उठाकर और कैंप उखाड़कर 1 किलोमीटर पीछे हटना शुरू किया, तो पूरी भारतीय चैनल्स पर जैसे तूफान आ गया और उसे इंडिया की अजीम कामयाबी समझा गया कि चीनी फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाने लगी है। अब चीनी हमारी चीनी हुई जगह भी वापस कर देगा। ये वक्ती सा सियासी मौका मोदी सरकार ने आवाम को मुतमईन करने के लिए खूब इस्तेमाल किया। मौजूदा मौके से 2 दिन पहले दिल्ली में एक बड़ा इजलास रखा गया, जिसमें मोदी के अलावा तमाम अफवाज की सरबराह शामिल थे। फैसला किया गया कि चीन बहुत नरम पड़ा है, थोड़ा पीछे भी हट गया है, क्योंकि ना चीन की तरह हम भी करें और 1 किलोमीटर जिससे चीन पीछे चला गया है वही वापस लेने की कोशिश करें, क्योंकि इतना मिल रही थी कि इस जगह पर सिर्फ एक चीनी टेंट है जो सिर्फ निगरानी के लिए चीनी फौज ने लगा रखा था, जबकि बाकी सारी फौज 1 किलोमीटर पीछे चली गई थी। इस खेमे में 10-15 चीनी फौजी थे। भारत ने मंसूबा बनाया कि एक कर्नल की सरबराही में 200-300 कमांडोज को भेजा जाएगा, वो इस टेंट को उखाड़ फेंकेंगे। अगर मट्टी भर चीनी फौजी ने मजाहमत की तो उनकी टकाई भी कर दी जाएगी। इस सारी कार्रवाई की वीडियो भी बना ली जाएगी ताकि अपोजिशन का मुंह बंद किया जा सके। अवाम को भी वो वीडियो दिखाकर मोराल बुलंद किया जाएगा। हो सकता है कि इस सीन को किसी भारतीय फिल्म में भी डाल दिया जाएगा। गुलवान वादी के पास जहां चीनी फौज का एक टेंट लगा हुआ था, पहले ये इलाका भारत के पास था। ये दरियाए गुलवान के किनारे पर वाक़िया है। उसे भारतीय फौज पेट्रोल 14 कहती थी। सोचा ये गया था कि पेट्रोल 14 तक कब्जे के बाद हम चैनल्स पर शोर मचा देंगे कि भारतीय फौज ने चीनी फौज को बदतरीन शिकस्त देकर अपनी जमीन छुड़ा ली। ये नहीं बताना था कि कितनी जमीन छुड़ा ली, बस छुड़ा ली का आवाज बुलंद करना था। चीनी फौज का ये एक टेंट उखाड़ने का टास्क कमांडर ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को दिया गया। संतोष बाबू 200 से ज्यादा फौजियों को लेकर पेट्रोल 14 पहुंचा और वो इसके फौजी डंडों से मुसल्लह थे, जबकि चीनी फौज उस वक्त -2 सेंटीग्रेड की सर्दी में अपने टेंट सो रहे थे। वो बिल्कुल गैर मुसल्लह थे। यहाँ एक बात ज़हन में रखे कि ये एक तो यहाँ दोनों ममालिक ने कानून बनाया हुआ है कि असलहा कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा एक दूसरे के इलाके में दाखिल होते वक्त सफेद झंडा लहरा कर जाना पड़ेगा। अब भारतीय फौजी तो अपना इलाका वापस लेने गए और वो भी जंग के जरिए। चुनाचे कर्नल खुद तो पीछे रहा, लेकिन 50-60 फौजियों को डंडों वगैरह से मुसल्लह करके भेज दिया। इन फौजियों ने हमला करके चीनी फौजियों को मार पीटा और टेंट से निकलकर उस टेंट को आग लगा दी। चीनी फौजी इस जगह से थोड़ा पीछे चले गए, जबकि भारतीय फौजी वहाँ पर कामयाबी का जश्न मनाने लगे। ये उनकी गलती थी, उन्होंने बड़ों को छेड़ दिया था। अब उनको वहाँ से या तो भाग जाना चाहिए था या फिर मजीद
भारी तादाद में फौज मंगवा कर कब्जा पक्का कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो पीछे कर्नल के साथ रह गए थे वो भी पता का जश्न मनाने पेट्रोल 14 के मकाम पर पहुंच गए। अब वहाँ 200 से ज्यादा भारतीय फौजी जश्न मना रहे थे। भारत में मोदी को बताया गया था कि फौज ने जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है, तो दूसरी तरफ चीनी कमांडर ने सुबह का इंतजार करने की बजाय इसी वक्त हिसाब बराबर करने का फैसला किया, और यही फैसला बाद में भारतीय फौज के लिए एक इबरतनाक मिसाल बन गया, डरावना ख्वाब बन गया। चीनी कमांडर ने ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए एक चित्रोल दस्ता तैयार कर रखा है। ये चीनी फौजियों का वो दस्ता है जैसे आप जंगीज खान का लश्कर कह सकते हैं। ये लोग तकरीबन 1000 की तादाद में हैं। ये मार्शल आर्ट्स के माहिर और इंतहाई खूनख्वार हैं। उनको गन की बजाय बाकी हर किस्म के हथियारों की खास तौर पर तरबियत दी गई है। उनके हथियार लोहे के राड, लकड़ी ऐसी डंडे जिन पर केल और कांटेदार तारे लिपटी गई है। पूरी तौर पर इस दस्ते को भारतीय दस्ते के बंदोबस्त के लिए भेज दिया गया। जंगीजी लश्कर के रात के अंधेरे में खामोशी से इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया ताकि एक भी भागने ना पाए। भारतीय मीडिया भी मानता है और ऐनी शाहिदीन भी जो भारतीय फौजी बच गए वो बताते हैं कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। ये खूनी दास्तान चीनी फौजियों ने 8 घंटे तक मुसलसल लिखी, फिर जो कुछ हुआ उसकी तफसील का अंदाजा खुद लगा लीजिए। चीनी जंगीजी लश्कर इन 300 से करीब फौजियों पर कियामत बनकर टूट पड़ा। इस दौरान 50-60 भारतीय फौजियों ने खूब के मारे दरियाई गुलवान की बर्फीली पानियों में छलांगे मारे कर मर गए। कुछ ने काइयों में कूद कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नुकीली चट्टानों पर गिर कर केमा बन गए। जबकि 100 भारतीय फौजियों को ऐसी गिरे में ले लिया गया कि उनको भाग कर जान बचाने का रास्ता ही नहीं मिला। लेकिन सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि भारतीय फौज ने इनको बचाने की कोशिश नहीं की। चीनी फौजी अपना काम करके और नए टेंट लगाकर भारी तादाद में फिर बैठ गए, जबकि जंगीजी लश्कर वापस चला गया। भारतीय कर्नल और काफी फौजी तो लड़ाई के शुरू ही में मर गए थे, जबकि बाकी फौजी ईडिया रगड़ रगड़ कर मर रहे थे, लेकिन कोई उनको तभी इमदाद देने वाला नहीं था। जबकि चीनी फौज बार बार भारतीय फौज को पैगाम भेज रहे थे कि अपनी जख्मी फौजी और लाशें ले जाओ। उस पर भारत में इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अगर बर वक्त इमदाद दी जाती तो बड़ी तादाद में फौजियों को बचाया जा सकता था। तादाद बहुत ज्यादा थी, वरना ये वाकया छुपा लिया जाता। पहले पहल 3 फौजियों की हलाकत तस्लीम की गई, फिर 20 और अब 47 की हलाकत तस्लीम कर ली गई है और बाकी लापता है। इस सारे मामले में चीन बिल्कुल खामोश है, एक लफ्ज भी नहीं बोला। इंडियन की जानिब तो ये कहते हैं कि हमने भी चीन के 43 फौजी मार दिए थे, और एक तरफ अपने मारने वालों का मतम भी किए जा रहे हैं और बदला लेने की बातें भी की जा रही है। भाई, अगर तुम लोगों ने अपनी 20 फौजियों के मुकाबले में चीन की 43 फौजी मार दिए हैं, तो फिर अब किस चीज का बदला लेना है? बदला तो चीन को लेना चाहिए जिनके तुमने 43 फौजी मार दिए, जबकि वो खामोश हैं और तुम्हारे आंसू नहीं थम रहे। असल कहानी और है, जमीन भी गई, 200 से ज्यादा फौजी भी गए और मिला कुछ भी नहीं, न ही चीन का एक भी फौजी जख्मी हुआ, जबकि अपोजिशन और अवाम ने मोदी को जलील करके रख दिया है। तुम तो भारत को बड़ा बनाने लगे थे, सुपर पावर बनना चाहते थे, जबकि चीन, नेपाल और पाकिस्तान तुमसे जमीन भी छीन रहे हैं, मार मार कर बांध भी रहे हैं। तुम तो क्या कर रहे हो? मोदी चुप है। अमेरिका कहता है खुद जंग करो और चीन को शिकस्त दो, जबकि चीन की जंगीजी लश्कर से लड़ना मोदी के बस की बात नहीं है। जी नाज़रीन किराम, इसके बारे में आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।